अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने लगे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ये बेसिकली लॉ जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है और देन ये लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, फिर इसकी डेरिवेशन क्या है, इसका प्रूफ क्या है, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। तो अगर हम लोग इसकी बात करें हिस्ट्री की, तो उससे पहले हम सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे आपको जो दो पोर्ट्रेट्स नजर आ रही हैं, राइट साइड पे प्रोफेसर हंस ओरेस्टेड हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कंसेप्ट जो है, जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं जब किसी कंडक्टर में से, किसी वायर में से करंट फ्लो करे तो उसके गिर्द जो फील्ड स्टैब्लिश होता है, उस फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। Subscribe to my channel. और जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया तो इस चीज का रिवर्स, अब रिवर्स किस तरह से, कि अगर किसी वायर से किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो उसके राउंड जो है, उस कंडक्टर के राउंड जो है, उस वायर के राउंड जो है, जो फील्ड स्टैब्लिश होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से हो, और उसकी वजह से उस सर्किट में से, उस कंडक्टर में से या कॉइल में से करंट फ्लो हो जाए, करंट इंड्यूस हो जाए, ईएमएफ इंड्यूस हो जाए? ये प्रोफेसर ओरेस्टेड के कंसेप्ट का रिवर्स है। दूसरे लफ्जों में, जो प्रोफेसर ओरेस्टेड ने प्रूव किया कि कंडक्टर में से करंट फ्लो करवाएं तो फील्ड एस्टेब्लिश होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? फील्ड की मौजूदगी में, फील्ड मौजूद हो, कंडक्टर को मूव करवाएं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, करंट इंड्यूस हो जाए? ये जो काम है, ये माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी जो है, इन्होंने इस चीज को प्रूव किया। अब 1831 में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या था मकसद उनको परफॉर्म करवाने का, कि अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करना, वो क्या है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं वह बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट से। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ईएमएफ को हम सेटअप करते हैं, किसी कॉइल के अंदर कह लें या किसी सर्किट में कह लें या किसी कंडक्टर में कह लें। किस तरह से? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, यानी कॉइल में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम उसको चेंज करते हैं ना, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हम लिख सकते हैं अ प्रोसेस इन विच एन ईएमएफ इज सेट अप in a coil by changing magnetic flux through it is called electromagnetic induction. And if a coil forms a closed circuit, then induced EMF causes current to flow. Such a current is called induced current. तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के अबाउट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस दो लेक्चर में डिस्कस किया हमने, राइट। और फिर फ्लक्स क्या है, हमें इसका भी पता है कि फाइव एम से या फाइव बी से जाहिर करते हैं, और इसको बी डॉट डेल्टा ए लिखते हैं। बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जाहिर करता है या इंडक्शन को जाहिर करता है, और जो डेल्टा ए बोला मैंने वो वेक्टर एरिया है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं ना, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं। अब फ्लक्स को चेंज करना, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो जाहिर बात है, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से जाहिर करें तो हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। हम उसमें से एरिया जो है जिसको वेक्टर एरिया कहते हैं उसको चेंज कर लें
तो भी तो पॉसिबल होगा ना, तो भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बी डॉट डेल्टा ए होता है ना। तो या बी को चेंज कर लें या डेल्टा ए को चेंज कर लें। और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट है, इसमें हमको पता है वो तो एंगल भी आएगा, यानी बी मॉड फिर डेल्टा ए मॉड फिर कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा जो है, जो एंगल है जो बी और ए के दरमियान या बी और डेल्टा ए के दरमियान, तो भी पॉसिबल हो जाएगा। यस, थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब थीटा को 0 कर दें, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। थीटा को जो है वो 90 कर दें, फ्लक्स जो है वो जाहिर बात है वो 90 पे वो 0 हो जाएगा। और अगर हम लोग 180 करेंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे। तो मतलब कहने का कि अब एंगल पे भी डिपेंडेंस है। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? तीन चीजों पे। एक कैपिटल बी पे मतलब मैग्नेटिक जो है फील्ड पे, दूसरा डेल्टा ए पे मतलब जो एरिया पे, वेक्टर एरिया जिसे हम कहते हैं, और फिर इनके दरमियान जो एंगल बनता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इनको में से किसी को भी चेंज कर दें, दो चेंज कर दें, सारे चेंज कर दें, तो जाहिर बात है फ्लक्स चेंज हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और मकसद क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, उसकी वजह से फिर क्या होता है, उस सर्किट में कॉइल में से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। और अगर उस सर्किट को हम क्लोज कर दें, ग्लोवामीटर लगा दें, तो फिर उस क्लोज लूप या क्लोज सर्किट में से करंट फ्लो करेगा, उसको इंड्यूस करंट का नाम देते हैं। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, राइट। और ये लॉ कहलाएगा बाय माइकल फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। उसको डिवाइस जो यूज हुई उसकी जो पोर्ट्रेट है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो डिमोन्स्ट्रेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की लॉ की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें दो हमारे पास कॉइल हैं। एक ये स्मॉल कॉइल है ये वाली, और दूसरी ये वाली कॉइल है, राइट। अब क्या है, ये जो राइट साइड पे पड़ी हुई ये वाली जो है, ये वो लिक्विड बैटरी है। ये लिक्विड बैटरी है। इसका कनेक्शन किससे किया हुआ है, जाहिर बात इसके साथ, स्मॉल कॉइल के साथ, ठीक है। तो करंट इसमें फ्लो करेगा, जाहिर बात है, ठीक है। अगर ये कॉइल स्टेशनरी है तो इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो तो नहीं करेगा ना, तो ग्लोवामीटर किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं देगा। लेकिन जब हम इस कॉइल को इस कॉइल के अंदर या इस कॉइल के बाहर हम मूव करवाएंगे ना, इनवर्ड आउटवर्ड, तो ही पॉसिबिलिटी है कि फ्लक्स चेंज हो और इधर ग्लोवामीटर जो है डिफ्लेक्शन दे। तो मतलब हम इसकी अगर स्टेटमेंट को रीड करें तो क्या कहता है, कहता है फैराडे लॉ ऑफ जो इंडक्शन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या शो करता है, वो शो करता है इंडक्शन जो है बिटवीन कॉइल्स। लिक्विड बैटरी जो है इसकी बात हो रही, provides current which flows through the small coil, है? ठीक है, creating a magnetic field when coil are stationary, no current induced। current induced जाहिर बात उनकी मोशन ही, relative मोशन हमने स्टॉप कर दी है ना, है ही नहीं। बट when the current, when the small coil को आप मूव करें इन और आउट, तो लार्ज कॉइल जो है टू में मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें वो चेंज हो जाएगा। जब वो चेंज होगा तो इंड्यूस करंट होगा इसके अंदर, ठीक है, जिसको ग्लोवामीटर डिटेक्ट कर लेगा। तो ये बेसिकली डायग्राम है जो बताती है कि इलेक्ट्रो इंडक्शन जो है फैराडे का किस तरह से डिमोन्स्ट्रेट की जा सकती है इस पे ना। ये डायग्राम क्या कह रही है, ये डायग्राम कह रही है जो रिलेटिव मोशन होगी ना इनके दरमियान, कॉइल के दरमियान और मैग्नेट के दरमियान, ये करंट को इंड्यूस करवा रही है। आप देख सकते हैं, आप बाल मैग्नेट को इन आउट जो करें ना, आप देख रहे हैं ग्लोवामीटर पे डिफ्लेक्शन हो रही है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा। ये एनिमेशन क्या शो करती है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसका फैराडे का, कि जो है लाफो इंडक्शन का पहला एक्सपेरिमेंट के, या तो मैग्नेट को मूव करवा लें, ठीक है ना, या फिर आप इसको अब हेल्ड कर दे तो फिर ये कॉइल को मूव करवा दें इस फील्ड के अक्रॉस। तो आपको ग्लोवामीटर डिफ्लेक्शन देकर शो कर रहा है। तो फिर ये क्या चीज प्रूव करती है, ये प्रूव करता है कि मोशन होगी तो पॉसिबिलिटी है फ्लक्स चेंज हो, और फ्लक्स चेंज होगा तो जाहिर बात है करंट की डिटेक्शन आप ग्लोवामीटर से करवा सकते हैं। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी जो मैंने आपको इंट्रो में सारा बता दिया, इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय माइकल फैराडे इन 1831।
1831 में माइकल फेरेडे ने इंडिपेंडेंटली इस लॉ को जो है डिस्कवर किया, राइट। तो ये तो इसका इंट्रो हो गया। बाकी जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला वो सारा इसकी हिस्ट्री, इस पे कितनी वर्किंग हुई, स्टार्टिंग में क्या कुछ है, बैकग्राउंड में क्या था, तो वो आप उसको देख सकते हैं। आपको बेसिकली जब क्लास में या आपने लाइक आपने टेस्टों में या अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है ना। वो जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था, जितना हमने डिस्कस किया स्टार्ट में है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है ना, जो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ है किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी कॉइल में से, ठीक है, तो उधर क्या लिखा है, इन अ कंडक्टिंग कॉइल, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो या लूप्स कितने हो, एन हो, वो इक्वल होंगे किसके, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल चेंजिंग विद फोर्स टाइम। तो इसकी स्टेटमेंट फिर क्या बनी कि average induced EMF in a conducting coil of n loops is equal to the negative of rate at which magnetic flux through the coil is changing with time। तो इसका तो ये है कि जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा ना, तो उस वक्त तक ईएमएफ लास्ट करेगी। लास्ट करना मतलब वो रहेगी। अगर उसकी लाइफ लाइन बनानी है ना, या आप उसको अपने कंटिन्यू रखना है, तो आपने फ्लक्स को चेंज करना है। कैसे करते हैं? एरिया को चेंज करके, बी को चेंज करके, एंगल वट एवर मैथड, ठीक है। जब तक कॉइल में से, सर्किट में से फ्लक्स चेंज होता रहेगा, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी। दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। तो इसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी कब, जब हम किसी भी लूप में से वो इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन दैट लूप। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ईएमएफ अगर हमने किसी लूप के अराउंड ना रिड्यूस करवानी है ना, वो बराबर किसके होनी चाहिए, वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटवर्ड फ्लक्स होना चाहिए है। डेल्टा ऑफ आई एम ओवर डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, रिड्यूस ईएमएफ को शो करेगा, है ना। तो ये इसकी जो है बेसिकली स्टेटमेंट बनती है, राइट। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। वो वही सेम डायग्राम है जो पीछे हमने पढ़ा था, थोड़ा सा इसमें चेंज है, उस पर फोकस करते हैं कि है ना, कंडक्टर की यहाँ पे पहले प्लेस है, और इस पे आपको पता है इस साइड पे हमने हमने क्या लगाया, हमने गलवानोमीटर लगा दिया ना, सिंपल वर्ड में। इस एंड पे, जिसको हमने सी डी का नाम दिया था लास्ट लेक्चर में जब लूप मुकम्मल करवाया था, ठीक है ना। तो ये गलवानोमीटर को हमने शो करवाया था इस तरह से। ग्लोनोमीटर जो है वहां पे देख सकते हैं, अभी इस डायग्राम में भी ये जो सर्कल सा लगा हुआ है ये गलवानोमीटर है, ठीक है ना, ये वाला। ऑलराइट। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अब हमने फोकस किस बात पे करना है, देखें ये पोजीशन फर्स्ट है ना इसकी, यहाँ पे रॉड ये मौजूद है, और फील्ड आपको पता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, डायरेक्शन इसकी क्या है, इनटू द पेज है या इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, तो क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा आपको है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं इसको ऐसे प्लेस कर दूं जितना मैंने बना दिया है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है ग्लोनोमीटर अब डिफ्लेक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अभी क्योंकि कंडक्टर तो रेस्ट में है, पोजीशन फर्स्ट पे है, इस जगह पे है, वन पे है, ये तो नहीं चेंज हो रहा। अब अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करूंगा ना, मूव करवाऊंगा ना इस तरफ को ना, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, वट एवर डायरेक्शन, ठीक है ना, विद कांस्टेंट स्पीड कह ले, जैसे मैंने मोशन ये में बात की, तो वी स्पीड से या वेलोसिटी से हम इसको मूव करते हैं, ठीक है ना, तो ही इस पे फोर्स लगेगी ना, फील्ड की वजह से, इंट्रैक्शन की वजह से। तो फोर्स जो लगेगी वो इस पे भी लगेगी, और फोर्स इसमें जो चार्ज होता है, ठीक है ना, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज कहा था, पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं वैसे बाय द वे, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें हमने बनाया था उसको है, और फिर हमने इसको साइन जो है वो प्लस का निशान लगा के ना, इस पे साइन जो लगा दे प्लस करके, इस पे हमने कहा था फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, याद है, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सारा हमने फिर करंट कैसे फ्लो करेगा ये हमने डिस्कस, लेकिन ये कब होगा, ये सारा हमने डिस्कस किया है ना। ये कब होगा? ये तब होगा
जब आप लोग कंडक्टर को मूव करवाएंगे क्रॉस दैट फील्ड। इसको भी अब नई पोजीशन पे फिर ड्रैग करके ना इसको ले आते हैं हम लोग। अब हम इस पोजीशन से ले आते हैं नई पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, यानी पोजीशन 2 पे आप आ गए हैं। वन से 2 तक आप इसको ड्रैग कर लें, राइट। जब ड्रैग कर रहे हैं तो ये क्या हमें शो करेगा? जाहिर बात है ये हमें शो करेगा कि अब कंडक्टर क्रॉस द फील्ड वो इन मोशन है। तो ये इसकी पोजीशन 2 पे पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, तो आप देखें इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या शो कर रहा है? ये जो मैंने बॉक्स बना ट्रैक कर रहा हूँ, ये बता रहा है पहली पोजीशन में तो एरिया तो सेम है, एरिया भी सेम है, फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो चेंज क्या ना भी, ना डेल्टा ए चेंज ना बी चेंज, तो फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा ना। इसमें पोजीशन 1 में मोशन नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन नहीं देगा। इसके अंदर फिर क्या हुआ, अब ये यहां से एरिया था इतना, पहले इतना था ना, इतना एरिया था। और राइट, अब क्या हुआ, अब आप ये कर रहे हैं इसी एरिया को यहां तक ले गए, यहां तक आया होगा, ज्यादा हो गया, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, अगर हम कहें इससे आगे चलें तो यहां तक ले जाए तो और ज्यादा हो गया। आप क्या ऑब्जर्व करें, आप देख रहे हैं एरिया चेंज हो रहा है। अब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा ना, तो अंडरस्टूड सी बात है, फ्लक्स चेंज होगा। अब हम इसमें क्या करें, जब हम कंडक्टर को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं, हम एरिया चेंज करें, या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, है ना, जो भी आप डिमोन्स्ट्रेशन देना चाहें, यस। तो एरिया चेंज होगा ना, एरिया कम हो या ज्यादा हो, वाट एवर, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना, उससे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा हमें वही तो चाहिए, वही तो रिक्वायरमेंट है। तो करंट की इंडिकेशन गैल्वेनोमीटर करेगा और लाजमी करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं वापस इसकी थ्योरी में और इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो ये तो डायग्राम थी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। इसमें फील्ड क्या है, मैंने बोला इनटू द प्लेन है, क्रॉस देख सकते हो। पहली पोजीशन ए पे है कंडक्टर, फाइन। फिर इसको ड्रैग किया वेलोसिटी वी के साथ टूवर्ड जो है राइट साइड फ्रॉम लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग इसको ड्रैग कर रहे हैं, मूव करवा रहे हैं अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। और इसमें आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं, वाज़ेह तौर पे मेंशन है, क्या मेंशन है अभी, कि अगर हम बात करें कि ये हमारे पास जो इस पॉइंट पे और इस पोजीशन 1 पे डिस्टेंस क्या है, वो x1 का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो कोई स्टार्ट से लेके और जो जो पोजीशन 2 है वहां तक है, तो x2 लिखा हुआ है, ये x2 है और ये x1 है, राइट। होपफुली आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब कितना चेंज आया, तो पहला जो है, पहली लाइन वो मैंने बोली, मैंने कहा कि आपने यहां से स्टार्ट करना है और यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाना, ये x1 है। फिर मैंने बोला कि आप इस डायग्राम पे देखें, तो ये जो मुकम्मल है, ये ग्रीन वाली लाइन जो मैंने शो की, ये क्या है, ये x2 है, ओके। और फिर कितना चेंज आया पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो ये ब्लू वाली लाइन, ये डेल्टा एक्स का नाम दे दें, है ना, राइट। ये डिस्टेंस है, ये x1 है, राइट। डायग्राम पे आप गौर करें तो ये सारा क्या है, ये x2 है, ओके। बड़े में से ग्रीन वाली लाइन में से, बड़े वाले में से छोटे वाली लाइन, मतलब x2 में से x1 मनफी करें तो डेल्टा एक्स ही आएगा, तो ये डेल्टा मिल जाएगा, कितना चेंज आया है। तो x2 मनफी x1 विल गिव यू, x2 माइनस x1 विल गिव यू डेल्टा एक्स, ओके। और वहां से हम वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट द कंडक्टिंग जो रॉड है उसका उसका उसकी लेंथ जो है वो एल है, हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, एल के बराबर है, ठीक है, ओके। एल के इक्वल है, ये वाली लाइन है। तो अब मूव करता है किस पोजीशन से, 1 से किस पोजीशन की तरफ, 2 की तरफ। पोजीशन 1 से पोजीशन 2 की तरफ इसको मूव करवा रहे हैं, तो लिखा 1 से 2 की तरफ, किसमें, स्मॉल इंटरवल में। टाइम क्या लिया, डेल्टा टी लिया। तो एरिया चेंज हुआ, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, डेल्टा ए लिखा नजर आ रहा है ना, ये कितना एरिया आपने चेंज किया है, तो यानी फ्लक्स आपने चेंज किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द रॉड कितना, इस रॉड ने जिसकी लेंथ कैपिटल एल के बराबर है, इसे कितना टाइम डेल्टा टी में कवर किया डिस्टेंस, तो वो हमारे पास x2 माइनस x1 लिखेंगे, जो कि डेल्टा एक्स आएगा। मैंने पहले भी बोला, डायग्राम से नजर आ रहा। तो फिर इसका कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बताया था आपको, ये वेलोसिटी v से
लेफ्ट से राइट की तरफ ये मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी को निकालना है तो फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखेंगे ना, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो डिस्टेंस के बोल दें, वेलोसिटी बोलने तो फिर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी विल गिव यू वेलोसिटी, है ना। इस वैल्यू को उठाना है और जो मोशनल ईएमएफ वाला फॉर्मूला तो उसमें जाके पुट करना है, ठीक है। तो ये हमें पता है मोशनल ईएमएफ जो है किसके बराबर था, मोशनल ईएमएफ बराबर था, वो था वी वेलोसिटी के मीनिंग में, बी मैग्नेटिक फील्ड के मीनिंग में, कंडक्टर की जो लेंथ है वो एल, और साथ में था साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, राइट। ये लिखा जाएगा विद नेगेटिव साइन, ओके, इक्वल टू, ये आपने एक्सप्रेशन पढ़ी हुई है प्रीवियस लेक्चर में। जब आपके पास एंगल जो है बिटवीन वी और बी जो है, अगर हम 90 ले लें, है ना, तो जारी बात है 90 लिखने से क्या होगा, साइन 91 हो जाएगा ना। तो मैक्सिमम मोशन ईएमएफ आएगी ना, तो फिर उसकी इक्वेशन यही बनती है जो इधर लिखी हुई है, ठीक है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। साइन 91 होता है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर एल वी बी या वी बी एल जो भी वर्ड बोलना चाहे, ठीक है। तो आ जाएगा इसका आंसर, फिर इसका आंसर क्या आएगा अब, माइनस फिर वी फिर बी कैपिटल में और फिर एल। साइन 90 तो 1 हो जाएगा ना बच्चे, साइन 90 किसके बराबर आना है, साइन 90 होता है इक्वल टू 1 के। दैट्स वाई हम इसको 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, राइट। होपफुली इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। अब आप v की वैल्यू ऊपर मेंशन की है डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, वो आप यहाँ पे दर्ज कर लें। वो जब दर्ज करेंगे कुछ ये वाली लिख हुई है, ये आ गई, ये v वाली वैल्यू है, राइट, ठीक है। अब इसमें यानी ये v की वैल्यू यहाँ से दर्ज की हुई है, ठीक है, जो ऊपर हमने मेंशन की थी। अब अगर इसमें एडजस्टमेंट करूं तो मैं एल को, इस पैरामीटर को और डेल्टा एक्स को अगर इकट्ठा करूं तो मुझे वो एरिया में ले जाएगा ना। तो रॉड मूव्स थ्रू द डिस्टेंस डेल्टा एक्स, द इंक्रीज इन एरिया कितना जा चुका, अब हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो एरिया बढ़ेगा, अगर राइट से लेफ्ट तो एरिया कम होगा, है ना। तो अब इसमें इंक्रीज वर्ड आएगा, है ना, बढ़ रहा है डायग्राम में, आप देख सकते हैं इस बात को। ये देखें, अब आप एरिया को एड अप करें, एरिया जो है वो ऐड हो रहा है। पहले एरिया सिर्फ इतना था, इतना, फिर आपने क्या किया, फिर जब इसको ड्रैग किया वेलोसिटी से, v कांस्टेंट वेलोसिटी थे, तो आप ले गए खींच के इसको इतना, तो आपने कितना एरिया ऐड कर दिया, फिर इसके अंदर जाहिर बात है ये जो पैरामीटर, ये जो पोजीशन, ये वाला इतना एरिया ऐड हो गया, तो इसलिए वर्ड इंक्रीज लिखा हुआ है। अगर आप इसको उल्ट करेंगे तो वो डिक्रीज लिखा जाएगा ना, फिर सूत्र में वो डिक्रीज वर्ड आना चाहिए। तो अब उनको वैल्यूज को डेल्टा एक्स और एल को आप डेल्टा ए लिख लें। आपको तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जारी बात है, जब मैं इस ये डेल्टा एल और एक्स को डेल्टा ए बोलूंगा, यानी ये डेल्टा ए है, ठीक हो गया, डेल्टा ए है, और बी पहले लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अब ये क्या बताएगा, ये मुझे फ्लक्स ही बताएगा ना, मुझे डेल्टा फाइव बताएगा ना, डेल्टा फाइव लिख लें इसको बच्चे, कोई मसला नहीं है, फाइव एम कह लें, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, या फाइव बी भी लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको उस एक्सप्रेशन में जाके पुट करें तो मनफी साइन वैसे ही रहेगा, ठीक है, मनफी का साइन, ठीक है, और वहां पे बी डॉट डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा फाइव आ जाएगा, बटे में डेल्टा टी तो रहेगा ना, तो इसको लिख लें, डेल्टा टी इधर आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपकी ये बन गई। ये तो एक एक कॉइल के लिए है ना, उसका एक लूप अगर है, अगर एन लूप है तो सारी बात, अगर एक लूप है तो 1 लिखा नजर आ रहा है आपको, अगर दो हो तो 2 होता साथ में, है ना, अगर 3 होता तो 3 होता, 4 होते लूप तो 4 टाइम। तो इसका तो अगर एन हो तो फिर आप सिंपल क्या करें, एन लूप्स है तो एन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपका
मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय माइकल फैराडे लॉ जो है ये प्रूफ हो गया। तो दिस इज नोन एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मनफी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स पॉइंट जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नेगेटिव है ना, ये जो मनफी एन है, ये क्यों है भाई, इसका क्या काम है, इस पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से। अभी इसका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें किस तरह, हमें एक नए नए लॉ की तरफ लेके जा रहा है ये। और नया लॉ क्या है, वो जो लॉ है ना जो इसकी इंपॉर्टेंस को बताएगा, उसको हम नाम देते हैं लेंस लॉ या लेंसेज लॉ है। वो लेंसेज लॉ जो है नेगेटिव साइन डिसाइड करेगा कि क्यों लगा। असल में ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है इसकी डायरेक्शन को बताता है कि ये कैसे होगी, और ये हमें जो हेल्प करता है या हेल्प आउट करता है, ये हमें लेंसेज लॉ करता है। तो वो नेक्स्ट आर्टिकल है, उस पर तफसील से बात करेंगे उसमें कि ये नेगेटिव जो अपीयर हो रहा है माइक्रो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में, इसकी डिमोन्स्ट्रेशन, इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो है क्या असल में, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो लिखा नोन एज फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, माइनस साइन जो है इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। और ये क्या है लेंस लॉ, ये अपोज करता है उस काज को जो उसको प्रोड्यूस कर रही हो, मतलब ये अपोज करता है चेंज इन फ्लक्स को। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट बोली है कि उस काज को अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस करी, इसका मतलब बनता क्या है, ठीक है ना। तो इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपने इतना अपने लेक्चर है इसको आपने प्रिपेयर करना है। ये जो जस्ट वन पेज बनता है ऑलमोस्ट है ना, इतना चाहिए आपको, राइट। अगर आपको पेपर में जितना लिखना, बाकी जितना मैंने आपको बोला वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इशू ना बने, राइट। और इसमें एक डायग्राम है इंटरेस्टिंग सी, वो देख लेते हैं जाते जाते। रिंग पासेस थ्रू अ रेक्टेंगल रीजन वेयर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड है, ठीक है। तो क्या गैस करते हो, तो कर लेते हैं जी, 2 3 4 पे क्या होने जा रहा है, 2 3 4 पोजिशन पे। अच्छा, तो पहले तो मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना स्टार्ट में। इस हिस्से में अगर मैं इसको बॉक्स में लेके आऊं, तो इसमें इसके अंदर तो मसला ही नहीं है, इसके अंदर तो फील्ड का कंसेप्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे रिंग पड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो बात की बात है, करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि उसमें फील्ड ही नहीं है, फील्ड की प्रेजेंस ही नहीं है, तो मुमकिन नहीं है। ओके, 5 पे देख लें, सेम रिजल्ट, ना 1 पे कुछ मिलना आपको ना 5 पे मिलना। 2 3 4 इसलिए उसने पूछ लिया कि बताओ जी इसमें क्या है, तो बता देते हैं। जो 2 है ना, 2 देखो ये इंटर हो रहा है ना इसके अंदर, फील्ड के अंदर। अभी एक लाइन है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे नीचे को आए, तो यार 2 ये जो लाइन है इसमें फिर करंट इंडिकेट होना है, चूंकि कांस्टेंट फील्ड में जब कंडक्टर इंटर होगा, लाइंस बढ़ेगी, फ्लक्स चेंज होगा, तो करंट फ्लो करेगा ना। और लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी डायरेक्शन को भी बता सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें नजर भी आ रहा है आपको वाज़ेह तौर पे कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब वो इंटर होगा, आप ये वही कंसेप्ट है कि जब आप बार मैग्नेट को लेके आएंगे कॉइल की तरफ, तो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और जो कॉइल है जो इसको फेस कर रही है, उसका जो नॉर्थ, उसके सामने वाला फेस है, जो इसका फ्रंट है फेस, वो भी वही बन जाएगा जो है। तो नॉर्थ के आगे कौन बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। करंट मस्ट बी पास थ्रू दैट कंडक्टर या लूप मस्ट बी एंटी क्लॉक वाइज। कल वाले लेक्चर में तफसील से बताएंगे, कल से मुराद नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेंस लॉ में यही बातें डिसाइड होनी है, ऑलराइट। तो इसके बाद आप चलें 3 नंबर पे। 3 पे क्या नजर आ रहा है जी, 3 पे आपको नजर आ रहा है कि वो रिंग, ये वाला 3 पे। अब ये दरमियान में पड़ा है, तो मतलब ये जब दरमियान में पड़ा तो इसमें जितनी लाइंस हैं वो तो फिक्स होगी ना। फील्ड आपने फिक्स कर दिया पहले, एरिया भी वही है, हर चीज वही है, तो फ्लक्स आपने कांस्टेंट कर दिया। इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए शो, क्यों भाई, क्योंकि फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा, एरिया भी वही है, फील्ड भी वही है, जितनी लाइंस इन आउट हो रही है वो वही है, फ्लक्स कांस्टेंट कर दिया। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो वो चेंज तो नहीं आया ना, और चेंज नहीं है तो फिर इंड्यूस ईएमएफ तो वैसे भी भूल जाए ना। अगर इंड्यूस ईएमएफ भूल जाए तो करंट कहाँ से आएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना। तो 3 पोजिशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, ऑलराइट। 4 पे ये अब ये वो लाइंस जब बढ़ रही थी पहले, अब वो कम हो जाएगी, है ना, तो इसका उल्ट हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी। तो 1 पोजिशन पे नो करंट, 3 में नो करंट, वाई, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। 5 में नो करंट,
तो 2 और 4 में करंट, यस, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 में एंटी क्लॉकवाइज, तो 4 में क्लॉकवाइज होगा। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर।